बोली ना कि बीजेपी, हाँ बीजेपी आरएस वाले, उसका कहना है कि सारे प्रॉब्लम का जड़ मुसलमान है। मुसलमान यहाँ पे संयम का काम ले रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए की मामला हो, वक्फ बोर्ड की मामला हो, मुसलमान को पूरी तरह से टारगेट करता है। अब बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कह सकते हैं इंडिया में, लेकिन शांतिपूर्वक मुसलमान रह रहा है। आप उसको उसका भी रहे हर तरह से। हमारे देश का मुसलमान पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। इसको ये चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो तो तुलनात्मक है ना, उनको ये एसटी ओबीसी को माइंड को जो किया जा रहा है, हाँ। वो शायद हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए ही नुकसान है। क्योंकि एसटी ओबीसी का बच्चा अगर बाय द वे बेरोजगार रहेगा, अनपढ़ रहेगा और वो जो है हमेशा इस चीज में मुब्तला रहेगा, लड़ाई झगड़ा में मुब्तला रहेगा, नफरत में मुब्तला रहेगा, तो उसकी हक कहीं ना कहीं पहले तो खत्म था, दबाया जाएगा। ठीक है, संविधान आने के बाद उसको कुछ दिया गया। अगर वही चीज जो है वो आवाज नहीं उठाएगा, अपनी हक की आवाज नहीं उठाएगा, हिंदू मुसलमान में मुब्तला रहेगा, तो उसकी जो मेन बुनियादी चीज है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। हमारे देश में जिस तरह से नफरत, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और दिन पे दिन हमारे देश पे कर्ज बढ़ते जा रहा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग तो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन एक आम इंसान की तरह हम लोग आपस में बात और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा देश कहाँ जा रहा है और आगे चल के कहाँ जाएगा, और प्रेजेंट में या आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए या और हमारे देश के लोगों के लिए क्या नुकसान होने वाला है। तो हम सबसे पहले चीज़ बात करेंगे कि 2014 के बाद जो हमारे देश में एक तरह से माहौल क्रिएट किया गया कि हमारे देश में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा इस देश का प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह से नैरेटिव पूरा देश में सेट किया जा रहा है और सब तरफ ये बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर के कैसा सोचते हैं और क्या लगता है आपको? कहने मुताबिक है कि इंडिया में जितने भी करप्शन है, जितना भी भ्रष्ट हो रहा है, जितना भी अत्याचार हो रहा है, सब मुसलमान कर रहा है। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं है, कुछ एक तबका है जो उनका कहना है कि सब सारा, डायरेक्ट बोली ना कि बीजेपी, हाँ बीजेपी आरएस वाले, उसका कहना है कि सारे प्रॉब्लम का जड़ मुसलमान है। तो इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर ऐसा सच्चाई होता तो शायद इंडिया नहीं रहता। इंडिया शायद यहाँ पे मुसलमान, तो हमको लगता है कि शायद पूरी दुनिया में इतना शांतिपूर्वक नहीं रह रहा जितना इंडिया में मुसलमान रहता। अभी आप बहुत सारा गल्फ कंट्री को देखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा अस्थिर है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इसमें से आप मुल्क शाम जिसको सीरिया कहते हैं, यमन है, हाँ। तो बहुत सारा गल्फ कंट्री है जिसमें मुसलमान जो है पूरी तरह से मुसलमान मेजोरिटी होने के बाद, जहाँ पे 90-95% होने के बाद उथल पुथल है, ठीक है। तो वही हिसाब से अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान के मुसलमानों का, जहाँ पे एक तबका मुसलमान को पूरी तरह से टारगेट करता है, अब बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कह सकते हैं इंडिया में, लेकिन शांतिपूर्वक मुसलमान रह रहा है। आप उसको उसका भी रहे हर तरह से, जो है एक तरह आप उसको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन भी कर रहे हैं लड़ाई के लिए, ठीक है, लेकिन हर जगह तो मुसलमान यहाँ पे संयम का काम ले रहे हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर चाहे वो एनआरसी का मामला हो, सीए की मामला हो, वक्फ बोर्ड की मामला हो, जो भी संवैधानिक तरीका है वो हिसाब से आवाज उठाता है। कभी तो मुसलमान जो है अत्याचार वाला मामला तो नहीं हुआ। अब रही बात कि खास करके नॉर्थ इंडिया में, यूपी में या बिहार में मुसलमानों का जो है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही प्रोपेगेंडा बन रहा है, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो मुसलमान तो बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस भी है मुसलमानों के पास में। तो हमें नहीं लगता कि मुसलमान इतना बड़ा प्रॉब्लम है जितना बड़ा प्रॉब्लम आरएसएस या फिर बजरंग दल या बीजेपी इसको समझ रखा है, या फिर खास करके जो सोशल मीडिया पे अनुभक्त है वो बना रखा है। और दूसरा चीज देखिए, एक चीज और बताते, प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो चीज को नहीं बताया जा रहा। अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आज भी, जैसे 2014 से पहले हमें लगता है कि रेप केस ज्यादा मामला हो गया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया, लूटपाट आज यूपी और बिहार में आम हो गया, गोली बंदूक बिल्कुल पहले भी था, आज भी है।
तो मतलब प्रॉब्लम आपका कहना है कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो मतलब लोगों को जानना चाहिए और सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, उस चीज़ को भटका करके, उस मुद्दा को दबा करके पूरे मुसलमान पे उस चीज़ पे मतलब उछाला जा रहा है, मुसलमान को इस तरह का रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सारा प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। आप यही सोच रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया में ध्रुवीकरण की राजनीति होता आ रहा है और अभी ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा ही बोले तो क्या बोल सकते एकदम जोर शोर से पकड़े हुए हैं। तो ध्रुवीकरण से इसमें जो अभी सत्ता पक्ष की पार्टी है उसको फायदा हो रहा है और कहीं न कहीं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। और जो बेरोजगार है, खास करके हमारे कुछ हिंदू भाई भी और खास करके ST SC OBC वाले छोटे तबके जो छोटे जात हैं, हाँ, जिसके जो बेरोजगार है, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ही जो है माइंड को वॉश किया। देखिए ये चीज मुसलमान में भी था या मुसलमान में भी है, पर मुसलमान को अब एहसास होने लगा है कि शायद ठीक है हम धार्मिक लोग हैं, ठीक है ना, मुसलमान है, नमाज पढ़ना, किताब पढ़ना ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, पर इसको छोड़ नहीं सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते। सेम चीज हिंदू भाई भी छोड़ नहीं सकता, लेकिन प्रोपगंडा जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाँ, प्रोपगंडा जो है आज जो ST OBC को माइंड को जो किया जा रहा है, वो शायद हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लिए ही नुकसान है। क्योंकि ST OBC का बच्चा अगर बाय द वे बेरोजगार रहेगा, अनपढ़ रहेगा और वो जो है हमेशा इस चीज में मुब्तला रहेगा, लड़ाई झगड़ा में मुब्तला रहेगा, नफरत में मुब्तला रहेगा, तो उसकी हक कहीं ना कहीं पहले तो खत्म था, दबाया जाएगा। ठीक है, संविधान आने के बाद उसको कुछ दिया गया। अगर वही चीज जो है वो आवाज नहीं उठाएगा, अपनी हक की आवाज नहीं उठाएगा, हिंदू मुसलमान में मुब्तला रहेगा, तो उसकी जो मेन बुनियादी चीज है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इसीलिए जो है सरकार, जो आज की सरकार है, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए जो उसकी उपलब्धियां हैं, ठीक है, तो कुछ भी रहा नहीं, देश को सबको पता है, तो यही जो है लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू मुसलमान के जो है एक प्रोपगंडा किया जा रहा है। तो मतलब कुल मिला करके अगर सरकार चाहे तो इस चीज को रोक सकता है। सरकार तो बिल्कुल चाहेगा तो रोक सकता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है फिलहाल रोकना। इसमें मुसलमान का कोई भी किसी भी तरह का कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान आज के टाइम में हमको लगता है 2014 के बाद बहुत ज्यादा जागरूक हुआ है पढ़ने के मामले में। आप देखिए अभी हाल फिलहाल के जो मामला है जो लेकिन यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे कि हाँ बोलिए जो एक अभी विष्णु देवी जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो है 42-43 बच्चे जो है मुसलमान के अपनी मेरिट के आधार पर उसका एडमिशन हुआ। तो बच्चे मुसलमान का पहले उतना नहीं जागरूक था, पहले उतना बहुत ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं करता था, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब बच्चे को एहसास होने लगा कि भाई हमको भी जो है दुनिया में अपने आप को ठीक है शामिल करने के लिए, मतलब मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमको एजुकेशन। हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन जो बड़े नेता है यहाँ तक अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री है और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमारे देश का मुसलमान पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। इसको ये चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो तो तुलनात्मक है ना, उनको ये एक चीज बताना कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ST OBC वाले बच्चे बेरोजगार है, मुसलमान कितना तबका है वो लोग तो और देखो बेरोजगार है, ठीक है, तो तुम लोग तो उससे अच्छा हो कि भाई वो पंचर बना रहा है, तुम तो कम से कम घर चला रहा है। हाँ सही बात है। तो वो जो है उनके बच्चे को ये प्रोत्साहन देने के लिए भाई तुम लोग उससे अच्छे हो, ठीक है, ये देश कहीं नहीं जा रहा, ये देश बहुत तरक्की में जा रहा है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, वो तो पंचर में, जबकि मुसलमान का बच्चा जो है सिर्फ पंचर, ऐसा नहीं है कि पंचर बनाना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मतलब मुसलमान ये वाला मामला है कि कीचड़ में कमल खिल रहा है तो मतलब देखो कीचड़ में फूल खिल रहा है, उसी तरह से है कि कमल तो खैर अच्छा चीज है कि कमल तो खैर खिलना ही चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब उसको जो है अब एक क्या बोलते हैं कुछ भी कामयाबी तो उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उनको अब एक तुलना करना है कि भाई देखिए अब उसको तुलना अगर करना हो, ठीक है, ST OBC के बच्चे को तो करे ब्राह्मण से, वो करे राजपूत से, तो उससे तो करेगा नहीं क्योंकि उसका बच्चा जो है टायर पंचर नहीं बनाता, ठीक है। हकीकत है कि मुसलमान का अभी जो है ठीक है टायर पंचर बनाता है, लेकिन जो ST OBC का बच्चा है, ठीक है, वो शायद कहीं ना कहीं आज की डेट में भी मुसलमान से कहीं ना कहीं पीछे है इकोनॉमी के मामले में, तो
उसको देखिए जो अपर कास्ट है वो तो ठीक है, मगन है, वो जो है बैंकिंग सेक्टर में है, डिफेंस सिस्टम, जो भी सरकारी संस्था है हाँ हिंदुस्तान में, इकोनॉमी में सबने पॉलिटिक्स में सब कुछ पे है उसको, कब्जा किया हुआ है तो उससे तो कंपेयर करेगा नहीं। अब कंपेयर यहाँ पे देखिए, मुसलमान है तकरीबन मान लीजिए 18-19%, ओबीसी और एसटी एससी मिलाकर, ओबीसी भी छोड़ दीजिए, एसटी और एससी जो है ये मिलाकर तकरीबन 40% है। तो 40% को लुभाने के लिए जो है ये 14% को जो है तुलना कर रहा है। हाँ। तो आपको मतलब ये चीज कैसा लगता है, या ये इस चीज पे आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश में अगर ऐसा हो रहा है, जाति विशेष पे या धर्म के नाम पे झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, या सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, इस चीज को लेकर के हमारे देश को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर कोई भी देश, जब तक पूरे देश का हर कम्युनिटी, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग जो है खुशहाल नहीं होगा, वो देश मजबूत ही नहीं होगा। ये देश के जो सत्ता चला रहा है उसको भी पता है, पर उसका मजबूरी है कि उनको पता है कि यार 40% तो लोग हमसे, जो यहाँ की मेजोरिटी है वो हमसे खिलाफ है। अब ये 60% को अपने फेवर में लेने के लिए इस तरह का राजनीति कर रहा है। जब इनको भी एहसास होने लगेगा, ठीक है, जो 60% लोग हैं इनको भी एहसास होने लगेगा कि ये करने से हमको ही नुकसान हो रहा है, सिवाय हमको फायदा के अलावा, नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं हो रहा। तो जब पब्लिक सुधर जाएगा तो राजनेता जो है खुद ब खुद। ठीक है, तो इसी पे हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आखिर फिर ये सरकार तो चाह रही कैसा हो, और धीरे धीरे और ये चीज हालात खराब होते जा रहा है, तो आपके पास कुछ ऐसा या आपका माइंड में ऐसा कुछ है कि इसको सरकार कैसे रोक सकती है, या ये चीज कैसे रोक सकता है, और ये जो भेदभाव, इतना दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कैसे कम हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीज है, ठीक है, दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले नहीं होता था, ठीक है, या जाति धर्म के राजनीति नहीं होता था, या जाति धर्म राजनीति पे जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होता था, पहले होता था, पर पहले जो होता था वो चिन्हित नहीं था। आज के डेट में जो है चिन्हित के नाम पे या फिर मुसलमान को जो है ठीक है एक टारगेट के नाम पे होता है, वैसा पहले नहीं होता था। और इसमें जो है सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है, जब तक फायदा होता रहेगा वो जो है इस तरह का राजनीति करता रहेगा। अब जो 60% जो पब्लिक है उनको जब एहसास होगा कि हमको फायदा नहीं हो रहा, सत्ता में तो 14 साल 15 साल हो गया सरकार का आए हुए, तकरीबन 14 साल हो गया ना, लगभग 12 साल लगभग, हाँ 12 साल हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी तक तो एहसास नहीं हुआ है, लेकिन जब ये एहसास हो जाएगा कि भाई ठीक है 70 साल अगर वो नहीं किया मेरे लिए तो आपने क्या किया, तो उनका भी जो है ठीक है, जब विश्वास खत्म होगा तो फिर जो ये चीज हो रहा है वो चीज खत्म हो जाएगा। तो ऐसा लगता है कि आपको फिर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि विपक्ष का जो नेता है वो भी कमजोर है, हाँ वो भी कमजोर है। आज हम एक चीज ये चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे कि विपक्ष का जितना भी नेता है, अभी आप नजर उठा के देखेंगे तो ममता दीदी से बढ़ के कोई बड़ा नेता नहीं है। आज 2014 से लेके अभी तक कोई भी ऐसा विपक्ष चेहरा जो है ना ऐसा खुल करके जमीनी स्तर पे को काम नहीं किया। जैसे कि राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता सोशल मीडिया पे, लेकिन उनका ज़मीनी स्तर पे किसी तरह लगाव नहीं रहता है। और सुनते भी हैं कि राहुल गांधी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम, मेहनत और मतलब बहुत ज़्यादा सोर्स लगाना पड़ता है। तो किसी नेता को जब तक ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करेगा तो वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अगर कहीं पर आप चुनाव हार रहे हैं तो वहाँ पर ही आपको सबसे पहले मुझे लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वो मेहनत कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे। जैसे भाजपा के लिए भाजपा के पास में बहुत सारा संगठन है, बीएचपी है, बजरंग दल है, आरएसएस है। उनका 24 आवर्स 365 दिन चुनावी मूड में रहता है। वो भाजपा के लिए काम कुछ न किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत या नैरेटिव के तहत चलते रहता है उसका, वो अपना नैरेटिव सेट करते रहता है। और उसी के पीछ पे जो है ना फिर विपक्ष के पीछ पे भाजपा खेलती है और चुनाव जीतती है। लेकिन यहाँ पे ये देखते हैं कि विपक्ष इस चीज को करता नहीं है, जमीनी स्तर पे काम करता नहीं। जब हारने के बारी आती है या हार जाता है तो दोष देता है मुसलमानों का। तो फिर इसको आप कैसा सोचते हैं, मतलब विपक्ष इस चीज में असफल क्यों है? देखिए, विपक्ष आप इंडिया में 28 स्टेट है, हाँ 28 स्टेट में आपको तकरीबन 24-25 विपक्ष
का नेता मिल जाएगा हर पार्टी को। और उनमें से सबसे बड़ा विपक्ष जो है कांग्रेस है। अब आज के डेट में 3 स्टेट के पास में कांग्रेस के पास में सरकार है, और कांग्रेस में भी सबसे बड़ा जो नेता है वो राहुल गांधी कंटिन्यू जो है तकरीबन 20 साल से राजनीति भी कर रहा है। राहुल गांधी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ठीक है उनके अंदर खासियत है, गुण है, उनके गुण है, टैलेंटेड है, पर उस टैलेंटेड को जो जमीनी जुड़ाव है, जैसे आज के डेट लगाव नहीं कर पा रहे लोगों से, जो है कनेक्ट नहीं, लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अभी लोग खास करके हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जो भी उनके एंटी कांग्रेसी है तो उसको राहुल खान बोल दे रहा है, या फिर उसको ये बोल देता है भाई ये तो जो है मुसलमानों का पार्टी है, जबकि वो मुसलमान में उसमें कुछ नहीं है उसका। आज अगर प्रधानमंत्री देखा जाए तो जब से हुआ तब से एक भी प्रधानमंत्री जो है नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है, पर जो राहुल गांधी का जो मिशन है वो मिशन जो है लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जब अब देखिए बीजेपी क्यों जो है लोगों को कनेक्ट कर पाता है, चाहे झूठा ही मिशन क्यों ना हो कि भाई हम लोग जो है हम जब आएंगे तो यहाँ पे हिंदू जो है ठीक है ना खतरा से हर तरह से जो है महफूज रहेगा, हिंदू जो है ठीक है ना पूरे दुनिया में जो है बलो वाला रहेगा, हम विश्व गुरु बनेंगे। ये एक तरह का मिशन है उसका, भले ही मिशन बोल दिया जाए या विजन बोल दिया जाए, राम मंदिर 2-4 चीज तो किया भी हो, ठीक है। अभी एक मिशन है कि भाई कि हमको जो है सपोर्ट करो तो हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ठीक है। अभी हिंदू राष्ट्र पे क्या होगा, किस तरह से बनेगा, कैसे यहाँ पे जो है ठीक है चलाएगा, मतलब आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र यहाँ बनेगा? लोकतंत्र है यहाँ पर और संविधान यहाँ पे चलता है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? या जो परिकल्पना से वो सोच रहा है, लोग इस चीज का सपना देख रहा है, इस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहा है, रैली निकाल रहा है, या सब अपना विचार रख रहा है, तो संविधान के आगे जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहा है, इसको आप कैसा सोचते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान हो पाएगा, हो सकता है? अगर भाई हिंदू राष्ट्र में एक चीज ये, अगर हिंदू राष्ट्र यहाँ पे बन भी जाता है भाई देव, ठीक है, तो आप किसको बाहर कीजिएगा? हिंदू राष्ट्र में जो है आप अगर करते हैं तो आपका ऐसा संविधान आप नहीं रखिएगा भाई देव, फिर आप क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है ठीक है क्या बोलते हैं पब्लिक है, आबादी है, दुनिया के सबसे ज्यादा धर्म है यहाँ पे, दुनिया के सबसे ज्यादा जात भी है, लैंग्वेज भी, दुनिया के सबसे ज्यादा लैंग्वेज है। जब इतना सारा डाइवर्सिटी है तो आप एक सेक्युलर नहीं रह करके आप जो है एक सिर्फ अपने आप को बांध लीजिएगा, तो जो हिंदुस्तान की जो एक विजन है कि भाई हम आने वाले टाइम में दुनिया के सबसे बड़ा विश्व गुरु, तो खैर वो तो बात बोलने की बात है, विश्व गुरु खाली मुंह से नहीं होता, ठीक है। इकोनॉमी जिसका होता है वो जो है पावरफुल है। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि हमको जो है आने वाले 2030 या 50 में जो है इंडिया का 10 ट्रिलियन जो है ठीक है इकोनॉमी लेके जाना है 2040 तक, तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं जब और भी लोगों का, जिसमें मान के चलिए 30% जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, आप उनका जो है हक छीन लीजिएगा, तो यहाँ पे तो और अफर तफरी का माहौल हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशांति का माहौल हो जाएगा, हाँ वही अशांति का माहौल हो जाएगा पूरे दुनिया में। जो यहाँ पे भी इस्लामिक कंट्री है भाई जो खुद जो मेजोरिटी से देश है, हाँ वो तो जहाँ पे सिर्फ एक ही शासन है, एक ही धर्म है, सब कुछ एक ही चीज का है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो है ठीक है ना अशांति है, ठीक है। वहां पे भी चाहिए भाई डेमोक्रेसी का मांग। आज जो सीरिया का हालत है क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे भी डेमोक्रेसी का डिमांड है। आज सेम चीज जो है वहाँ ईरान में क्यों हो रहा, डेमोक्रेसी का डिमांड है। तो हिंदुस्तान में तो और जो है सब जो हमारे हिंदू भाई है उसके अंदर तो जो है ठीक है ना दुनिया को लीड करने की शक्ति है। वो तो अपने आप को जो है हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन सबसे जो है ठीक है ना अलग ही, मतलब बोले तो एक तरह का दुनिया, पूरी दुनिया को अपने एक संसार की तरह देखता है। तो जब आप अपने आप को बांध लीजिएगा तो फिर दुनिया को कैसे लीड कीजिएगा? तो ये एक सिर्फ कहने वाली बात है। अगर हमको लगता है हिंदू राष्ट्र अगर कोई कहा भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान है, इसके अलावा फायदा कहीं से भी नहीं। हाँ अगर अभी कुछ लगता है संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, संशोधन का है कि आप संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी का राइट को मार दिएगा, सपोज हिंदुस्तान में 20% 18% की आबादी है मुसलमान, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और आज जो है पूरा दुनिया एक समाज की तरह है कि आप कहीं पे कुछ कह रहे तो पूरा दुनिया में मैसेज जाता है। आप अगर हिंदुस्तान के 18% 20 करोड़ की 25 करोड़ की आबादी को अगर आप राइट मार रहे हैं तो पूरे दुनिया की जो मुसलमान है उसको लगेगा ना कि भाई हिंदुस्तान में भी जो है मुसलमान को जो है ठीक है बड़ा बुरा नजर से देखता है। नहीं, ये एक चीज हम थोड़ा 5-6 दिन पहले भी देखे थे कि जिस तरह से 5-6 का
25 दिसंबर को, क्रिसमस के टाइम को, कि वहाँ पे पूरे देश में जिस तरह से ईसाइयों पे टारगेट किया गया, उसके मजहब पे, उसके जो भी आता है उनका त्यौहार पे टारगेट किया गया, तो उसको लेकर के पूरा देश में, पूरे दुनिया में मैसेज गया। और इससे पहले 1-2 वीडियो मेरे सामने आया कि हिंदू धर्म को भी टारगेट किया जा रहा है। जैसे अभी मुसलमान को पूरे दुनिया में टारगेट किया जाता है, भले ही उसको दुनिया किस तरह से किस नज़र से देखती है मालूम नहीं, लेकिन जैसा घटना हो रहा है हिंदुस्तान में, माइनॉरिटी पे जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसका मैसेज पूरे दुनिया में जा रहा है। और फिर उसका रिएक्शन जो है ना, धीरे धीरे पूरे दुनिया से भी हिंदू के खिलाफ आ रहा है। तो हम जहाँ तक सोचते हैं कि मतलब जो बोओगे वही पाओगे। मतलब ऐसा है कि अगर आप नफरत दे रहे हो या किसी के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हो या बोल रहे हो या किसी को परेशान कर रहे हो, तो आने वाले वक्त में आपको भी उसी नजर से दूसरी दुनिया में देखा जाएगा जहाँ पे वो मेजोरिटी में है। आपको क्या लगता है इस चीज को? क्या आप ऐसा सोचते हैं? ये इंसान का फीलिंग है। एक तो जानवर के अंदर होता है कि भाई अगर कोई जानवर का बच्चा किसी को मार देता है तो उसको एहसास होता है, फिर उसको जो है रगेद को मारता है, ठीक है, कि मेरा बच्चा को मारा है। तो सेम चीज इंसान के अंदर भी ये फीलिंग है कि भाई अगर मेरे कौम को कोई मार रहा तो भाई क्यों मार रहा है, इस चीज का एहसास होता है। अभी मान लिया जाए कि कोई बांग्लादेश में मुसलमानों हिंदू के भाई को कोई मारता है, तो ये हिंदू वाले को जो है ठीक ना फीलिंग आता है, भाई हमारे हिंदू भाई को मार रहा है। नहीं हो रहा है हमारे देश में भी। बांग्लादेश के होने के बाद में जो दीपू दास चंद्र का जो हुआ था घटना, उसके बाद में हमारे देश में कम से कम 5 या 6 मुसलमानों को बांग्लादेशी, यहाँ तक हिंदू भाई को भी बांग्लादेशी समझ करके, ठीक है, उसको मॉब लिंचिंग कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये धीरे धीरे जो है ना एक दूसरे में नफरत और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो वही हम बता रहे हैं कि अगर इंसान के अंदर ये फीलिंग है, ये एक भावनात्मक जुड़ाव है लोगों का कि भाई हमारे धर्म को लोग वहाँ मार रहा है, ठीक है, वहाँ मेजोरिटी में वो है और हम माइनॉरिटी में तो मार रहा है, तो फिर यहाँ पे हम आने के बाद हम तुम्हारा स्वागत क्यों करेंगे? तो ये चीज जो है, अगर आप किसी को सता रहे हैं माइनॉरिटी के हिसाब से, माइनॉरिटी मान करके, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया में तो आप माइनॉरिटी है। सही बात है। आप सिर्फ वाहिद इंडिया में ही मेजोरिटी है, हाँ, बाकी पूरी दुनिया में आप माइनॉरिटी है। हाँ, उसको भी देखिए, अगर उसको भी आप मान लीजिए अपने आप को सीमित कर लीजिएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप तो पूरे दुनिया से जो है अलग थलग हो जा रहे हैं, ठीक है। आप इजराइल के नक्शे कदम पे नहीं चल सकते, क्योंकि इजराइल का जो क्या बोलते हैं सभ्यता है और यहूदी का जो सभ्यता है वो हिंदू सभ्यता से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि इजराइल का जो सभ्यता है, यहूदी का जो सभ्यता है, वो यूरोप से बढ़ा, वो यूरोप में पैदा हुआ, उसी से जो है ठीक है ईसाई बना, उसी से फिर मुसलमान बना। तो उसकी जो कल्चर है, उसकी जो सभ्यता है, वो पूरे यूरोप अमेरिका में वो लोग जो है घुले मिले हुए हैं, ठीक है। पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम हिंदुस्तानी तो भाई ठीक है ना एशिया में ही है, अब जाके धीरे धीरे जो है पूरा यूरोप या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। तो हम तो कहीं ना कहीं जो है ठीक है जा रहे हैं, तो अपने आप को अलग थलग करते हैं, क्योंकि हमारा पूजा अलग है, हमारा जो है जीने का तरीका अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन अनुभव जो है हमारे देश में, जो आज का 50% जो तबका है, उसका कहना है कि यहाँ के मुसलमान को आप जैसे यहूदी ट्रीट कर रहा है, या आजू बाजू में जितने भी पड़ोसी देश है, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, उसके लिए आप जो है ना, आप यहूदी मतलब इजराइल बनो। आप जिस तरह से इजराइल पूरे आजू बाजू मुल्कों में ट्रीट कर रहा है, दहनसार किया, पूरे फलस्तीन के बच्चों को मारा, उनका भी कहना है कि नहीं, यहाँ के मुसलमानों को भी उसी तरह मारा जाए, उसी तरह भगाया जाए, उसी तरह टारगेट कर करके जलील किया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। इस चीज़ को आप कैसा सोचते हैं? ये कैसा सोच है और आने वाले वक्त में कितना नुकसान, कितना घातक हो सकता है? यहूदी ऐसा नहीं कि यहूदी अपने बलबूते पे इजराइल बसाया। सबसे पहले तो यहूदी जो है पूरे दुनिया, आज 1945 से पहले पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बेचैन, सबसे ज्यादा मार खाने वाला कौम अगर कोई था तो यहूदी था। जलील होने वाला, सबसे ज्यादा जलील होने वाला कौम यहूदी था। फिर यहूदी के ऊपर जो है सहानुभूति आया, उनको जो है इंग्लैंड जो है उनको हेल्प किया, और इजराइल में जो है पूरे यूरोपियन कंट्री उसको मदद किया। आज के टाइम में जो है एक अमेरिका का जो है बहुत बड़ा साथी है, या ये बोल सकते हैं कि अमेरिका जो है उसके ऊपर पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। कल ही का नेतन्याहू का बयान आया कि मेरे वजह से अमेरिका है, अगर हम नहीं रहते तो अमेरिका का अस्तित्व नहीं रहता।
तो दोस्तों आज के लिए हमारा पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और बाकी इसको लेकर के आपका मशवरा क्या रहता, आपकी राय क्या रहता, आप कैसा सोचते हैं, आप अपना राय और कमेंट जरूर करना। बाकी किस टॉपिक पे बात करना चाहे हम और किस पे बात करना चाहिए, आप अपनी राय जरूर